हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बिल्स और बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हमें ना अपने माइंड को एक फ्लो बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या फ्लो है देखो। सबसे पहले लेट सपोज जैसे ये ए नाम का बंदा है। ठीक है, ए नाम का बंदा अगर बी नाम के बंदे को सामान भेजता है, सेल करता है गुड्स, तो एंट्री क्या होगी इन द बुक्स ऑफ ए। ए के बुक्स में क्या एंट्री होगी? मैंने बोला ए के बुक्स में एंट्री होगी डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? बी अकाउंट। ठीक है, तो मतलब बी ने रिसीव किया तो एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल क्यों क्रेडिट होता है? क्योंकि क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। तो ये एंट्री हुई बी अकाउंट डेबिट टू सेल। तो अब देखो, अब मान लो बी के बुक्स में क्या एंट्री होगी? बी के बुक्स में क्या एंट्री होगी? अगर आप देख सकते हो तो बी के बुक्स में एंट्री होगी, है ना। मैंने बोला बी के बुक्स के लिए क्या है? ये परचेज। परचेज क्या होता है? मेरा खर्चा। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी मतलब बी ने क्या एंट्री डाली? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अब आप समझो बी ने फर्दर माल बेच दिया सी को। ठीक है, तो एंट्री क्या हुई बी के बुक्स में? बी के बुक्स में कौन है? रिसीवर सी है। तो सी अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि बी के लिए सेल है तो सी अकाउंट डेबिट टू सेल। सिमिलरली सी के लिए क्या है? परचेज। तो सी के बुक्स में एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, क्योंकि मैंने उसके लिए क्या हुई? परचेज। और उसके लिए गिवर कौन है? बी। तो ये सेट ऑफ एंट्रीज है जो होती है। अब क्या हुआ? बी को सी से पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं। तो अब बी ने बोला कि क्या गारंटी है कि आप मुझे पैसे दोगे? तो अना सी बोलता है कि आप मेरे ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दीजिए, जिसे मैं एक्सेप्ट करूंगा, जो ये प्रूव हो जाएगा कि भाई मुझे आपको इतने पैसे देने हैं। तो अब क्या होगा? सी ने बोला कि बी ने बोला कि क्या गारंटी है कि आप मुझे इसके पैसे दोगे? तो सी ने बोला कि आप मेरे ऊपर ड्रॉ कर दीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब ड्रॉअर कौन होता है? जिसने माल बेचा है, मतलब जिसके बुक्स में ड्रॉअर कौन हुआ? मतलब इस एग्जांपल में कौन हुआ? ड्रॉअर। ड्रॉअर हुआ बी यहां पे। ठीक है, तो बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया किसके ऊपर? सी ने। जिसे सी ने एक्सेप्ट करने के बाद, सी ने उसे एक्सेप्ट किया, देखो यहां पे एक्सेप्ट किया और मेरी एंट्री बन गई। सी ने जैसे ही एक्सेप्ट किया वो क्या बन गया? अब एक्चुअल में बिल्स रिसीवेबल बन गया, है ना। तो अब देखो बी के बुक्स में क्या रिसीव, बी को क्या रिसीव हुआ? बी को क्या रिसीव हुआ है? बी को क्या रिसीव हुआ है? बी को बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुआ है। तो एंट्री हो गई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो मैंने बोला क्या मिला है बी को? बिल्स रिसीवेबल मिला है। ठीक है, बी को अगर मैं देखूं तो आप देखो ध्यान से, तो अगर बी को क्या मिला है? बी को मिला है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। आप देखना ये जो मिला है ना, बिल्स रिसीवेबल मिला है बी को, है ना। तो इसको बी को बिल्स रिसीवेबल मिला है और क्या चला गया है? मैंने बोला टू सी अकाउंट। सी को, क्योंकि पहले इसने सी से पैसे लेने थे, अब इसके सी ने क्या दे दिया? इसे बिल्स रिसीवेबल दे दिया। तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो सी ने क्या दिया है मुझे? बिल्स रिसीवेबल दे दिया। तो एंट्री हो गई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। ये मेरी जर्नल एंट्री हुई। सी साइमल्टेनियसली आप देखो सी क्या एंट्री डालेगा? सी बोलेगा डेबिट द रिसीवर। तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा मैंने किसे दिया है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। उसके लिए तो पेबल है ना, तो उसने बोला बी को मैंने दिया है तो डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री हुई बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो आप देखो टू बिल्स पेबल, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी अब क्या है? ये बिल पे करने की है। तो एंट्री हो गई बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अगर आप ये देख पाओ, ये वाली एंट्री हो रही बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। अब क्या है? ये बिल किसके पास है? ये बिल है बी के पास। अब बी क्या कर सकता है? बी तीन चीजें कर सकता है। देखो एक चीज ये, ठीक है, और तीसरी चीज ये। ठीक है, पहले मैं तीसरी चीज समझाता हूं। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि मैं अपने पास ही रखता हूं 3 महीने तक। मतलब लेट सपोज मैंने बोला था बी ने सी को माल बेचा है 3 महीने के लिए। ठीक है, और सी ने 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। ठीक है, तो पहला तो क्या करूं मैं? ये 3 महीने तक बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रखूं। तो हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो या तो मैं ये कर सकता हूं हेल्ड टिल मैच्योरिटी, या फिर मैं क्या कर सकता हूं? इस बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं क्या कर सकता हूं? रियलाइज करा सकता हूं। कैसे रियलाइज करा सकता हूं? मैं अपनी बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा बैंक जी मुझे पैसा आज ही दे दीजिए, और 3 महीने बाद आपको सी नाम का बंदा पैसा दे देगा। ठीक है, तो मैंने बोला बैंक जी मुझे आप पैसा दे दीजिए, और 3 महीने बाद आपको सी नाम का बंदा ये पैसा दे देगा। तो एंट्री क्या होगी? उस दिन जब बैंक मुझे पैसा देगा तो मेरे बुक्स में बैंक जैसे लेट सपोज मैंने 10,000 रुपए का बिल डिस्काउंट करा, तो बैंक मुझे सिर्फ 9900 रुपीज ही देगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपए वो अपनी डिस्काउंट काट लेगा। ठीक है, तो अब लेट सपोज समझो 10,000 का बिल था, तो बैंक ने मुझे सिर्फ 9900 रुपए दिए, मतलब 9900 रुपीज दिए। तो
इसका मतलब मेरे जो बैंक में पैसा आया वो सिर्फ 9900 रुपीज आया। तो अब इसका मतलब बैंक में आया सिर्फ 9900 रुपीज और जो बिल्स रिसीवेबल गया वो 10,000 रुपए का। तो इसका मतलब 100 रुपए क्या है, डिस्काउंट है, जो कि मेरा खर्चा है। ये मेरा जो है ना ये डिस्काउंट, ये क्या है, मेरा खर्चा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्योंकि मुझे बिल डिस्काउंटिंग के ऊपर जो खर्चा हुआ वो डिस्काउंट है। ठीक है, तो मुझे क्या हुआ, एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे बैंक में कितने रुपए आए, 9900 रुपीज आए। और मुझे क्या खर्चा हुआ, मुझे बैंक ने क्या 100 रुपए लिए। क्यों 100 रुपए लिए, क्योंकि वो मुझे क्या कर रहा है, एक तरीके से 3 महीने का लोन दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है, 3 महीने का मुझे फाइनेंस कर रहा है। तो उसने क्या किया, वो डिस्काउंटिंग चार्जेस मेरे से लिए। तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो पहला ऑल्टरनेटिव क्या था, पहला ऑल्टरनेटिव ये था कि या तो मैं अपने पास ही रख लूं। ठीक है, दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या था, मैंने बैंक से एनकैश करा लिया। तीसरा मैंने क्या किया, ये बिल्स रिसीवेबल ना, ये बिल्स रिसीवेबल मैंने किसी थर्ड बंदा कौन था, जो एग्जांपल में था ए, जिससे मैंने ओरिजिनली माल परचेज किया था, मैंने उसे ये दे दिया। तो अब देखो, जब मैंने ये बिल्स रिसीवेबल उसे दिया होगा तो देखो अब क्या हुआ होगा, ऊपर जो परचेज की एंट्री थी, परचेज की क्या एंट्री थी, परचेज टू ए था, मतलब ए को मुझे पैसा देना था। तो अब मैंने क्या किया, जब ए को बिल्स रिसीवेबल दे दिया अपने वाला, तो एंट्री क्या हुई, डेबिट द रिसीवर, ए अकाउंट डेबिट। देखो आप ये वाली एंट्री देखो, है ना, यहां पे देखो ए अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट को मैंने क्योंकि डेबिट द रिसीवर, एंड मेरे यहां से क्या चला गया, तो मैंने बोला क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट वांट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे यहां से क्या चला गया, बिल्स रिसीवेबल चला गया। तो एंट्री हुई ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये मेरी जर्नल एंट्री हो जाती है। अब सिमिलरली पेई क्या डालेगा एंट्री, पेई के बुक्स में बी क्या आ रहा था, डेटर, तो अब बी ने क्या दे दिया है आपको, बी ने आपको बिल्स रिसीवेबल दे दिया है। तो एंट्री हुई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, क्या मिला है इसे, बिल्स रिसीवेबल, किससे मिला है, क्रेडिट द गिवर, किससे मिला है, बी से मिला है। तो एंट्री हो गई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। तो ये सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज है जो आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको ना फ्लो वापस से दोहराता हूं। ए ने माल बी को भेजा, तो एंट्री करी, इसने सेल की, इसके लिए क्या हुआ, वो परचेज हुआ। अब बी ने आगे माल सी को बेचा। ठीक है, तो बी के लिए सेल, सी के लिए परचेज। ठीक है, अब देखो आप क्या समझना है, बी के लिए क्या होगा, अब बी ने बोला सी को कि मैं तुम्हारे ऊपर, बी बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर, सी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता हूं, जिसे वो अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो वो बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। तो मतलब सी ने हमें क्या दिया, बिल्स रिसीवेबल, किसके बदले में, जो हमारा जो कस्टमर था ना, जैसे यहां पे देखो सी मेरा कस्टमर था, अब वो क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल। तो एंट्री क्या हुई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। अब जो मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आया, इसका ये बी क्या कर सकता है, बी या तो अपने पास रख सकता है, या फिर बैंक से एनकैश करा सकता है, या फिर इसे पेई को दे सकता है। पेई मतलब किसी थर्ड बंदा कौन था, जिससे इसने ओरिजिनली परचेज किया था। तो अगर अब देखो, अब तीनों में क्या एंट्री होगी, अगर मैं अपने पास रखता हूं तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब मैच्योरिटी होगी तभी मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं लेकिन अगर बैंक से एनकैश करा लेता हूं आज ही, तो मेरे को क्या मिलेगा, बैंक में पैसा मिल जाएगा, लेकिन बैंक मेरे से डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगा, जो भी इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बैंक मुझे 3 महीने का फाइनेंस दे रहा है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि ये मेरा खर्चा है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल, लेट सपोज मतलब 10,000 रुपए का बिल था, बैंक ने मुझे सिर्फ 9900 रुपीज दिए, तो बैंक में सिर्फ 9900 डेबिट हुआ। तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट 9900 रुपीज, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, एंड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 रुपीज। ये आपकी जनरल एंट्री हुई। सिमिलरली अगर आप तीसरा केस सिनेरियो क्या बोला था मैंने आपको, अगर आप पे को ट्रांसफर कर देते हो, तो पे से आपने ओरिजिनली क्या किया था, परचेज किया था माल, तो एंट्री हुई थी परचेज अकाउंट डेबिट टू पेई। अब आप क्या कर रहे हो, पेई को पेमेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ बिल्स रिसीवेबल। तो आपकी क्या एंट्री होगी, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है यहाँ पे, पेई। पेई हमारे एग्जांपल में कौन था, ए। ठीक है, ए क्या है, पेई था। तो एंट्री क्या हुई, पेई अकाउंट डेबिट, मतलब ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये आपकी सेट ऑफ एंट्रीज है जो कंप्लीट बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन को डिफाइन करती है। ये आपके सामने पीडीएफ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ठीक है, अब अपन चलते हैं कि अब मैच्योरिटी डेट आ गई, मतलब अब हम 3 महीने बाद पहुंच गए। ठीक है, अब मान लो अब 3 महीने के बाद मैंने आपको बताया था 3 सेट ऑफ एंट्रीज हो सकती है, या तो मैंने पे को ट्रांसफर कर दिया, या मैंने बैंक से एनकैश करा लिया, या फिर मैंने अपने पास ही रखा। अब मान लो अगर 3 महीने बाद मैच्योरिटी हो जाती है तो क्या क्या होगा जर्नल एंट्री, अब ट्रांसफर टू पे। ठीक है, अब आप समझो इसमें क्या एंट्री होगी, इसमें क्या होगा, ट्रांसफर टू पे में कोई भी एंट्री नहीं होगी। ऐसा क्यों होगा, अब आप समझो जो
जो आपका ड्रॉई था, ड्रॉई मतलब सी ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया था, तो वो पेमेंट किसे करेगा, डायरेक्टली किसे पेमेंट करेगा, ए को। तो ऑब्वियसली बात है बी की बुक्स में तो कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि पैसा किसे रिसीव होगा, है ना, सीधा ए को रिसीव होगा, तो ए डालेगा ना एंट्री, सी मतलब बी के बुक्स में तो कुछ भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बी को तो पैसा मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि समझ रहे हो ना आप, तो बी के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। सिमिलरली बैंक, अगर बैंक ने डिस्काउंट करवाया था मैंने, तो बैंक ने तो मुझे ओरिजिनली पेमेंट दे दी थी इस बिल्स रिसीवेबल की, तो अब क्या करेगा, सी सीधा बैंक को पैसा देगा, तो बी की बुक्स में तो कोई एंट्री ही नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मान लो अब एंट्री कब होगी मेरी बुक्स में, अगर वो बिल्स ऑनर होता है ना, तो कब मेरी बुक्स में एंट्री होगी, मैंने बोला जब मेरे पास ही बिल पड़ा हुआ था, तो मेरे बुक्स में क्या आ रहा था, बिल्स रिसीवेबल आ रहा था, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल आ रहा था, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उस बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट क्या मिला, कैश, तो एंट्री हुई डेबिट व्हाट कम्स इन। अब सी ने मुझे क्या किया, कैश दिया, किसे दिया, बी को कैश दिया, क्यों, क्योंकि बिल उसी के पास पड़ा हुआ है, तो सी ने कैश दिया बी को, क्यों दिया, क्योंकि बिल्स उसी के पास पड़ा हुआ है, तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। और अब क्या चला गया, अब वो बिल्स रिसीवेबल जो मेरा एसेट था वो अब मुझे खत्म हो चुका है, क्यों, क्योंकि वो मैंने रियलाइज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, जैसा कि आप यहां पे देखो, ठीक है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक है। फिर आप समझो कि अगर मान लो बिल डिसऑनर हो जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से समझना, बिल अगर डिसऑनर हो जाता है, ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, बिल डिसऑनर हो गया था, और मैंने क्या किया था, अगर लेट सपोज पहले मैंने उसे ट्रांसफर टू पे, मतलब मैंने ए को वो मतलब बिल्स रिसीवेबल मैंने उसे दे रखा था, तो अब आप समझो अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, मतलब सी पेमेंट नहीं करता, तो सी लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, 1000 रुपए की सी पेमेंट नहीं करता, तो अब क्या होगा, अब आप सोचो बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, अब देखो जो पेई था, पेई कौन था हमारे एग्जांपल में, ए था, अब ए को 1000 रुपए का पेमेंट नहीं हो पाई, ए को 1000 रुपए की पेमेंट नहीं हो पाई, तो इसका मतलब क्या बोले, अब बी की बुक्स में क्या होगा, 1000 रुपए की ए को लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ए को 1000 रुपए उसे देना पड़ेगा, किसी भी हालत में उसे देना पड़ेगा, तो टू पेई, अब देखो ध्यान से देखो, यहां पे टू पेई मतलब हमारे एग्जांपल में क्या हो गया, ए, तो अब देखो 1000 रुपए मुझे ए को तो देना ही पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरी तो लाइबिलिटी थी ना ओरिजिनल, तो मुझे तो परचेजेस की लाइबिलिटी थी ना, अगर आपको याद हो, तो एंट्री क्या हुई थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, है ना, जब परचेजेस की एंट्री हुई थी बी की बुक्स में। अब मान लो, अब मैंने उस समय जब ए को सेटल कैसे किया था, जब मैंने बिल्स दे दिया था, अपना बिल रिसीवेबल जो मेरा था वो मैंने उसे दे दिया था, तो एंट्री डाली थी ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब मान लो अगर ये बिल्स रिसीवेबल ही नहीं रहता, तो अब मतलब ऑब्वियस सी बात है ए को जो लाइबिलिटी है वो मेरी है, तो मेरी बुक्स में लाइबिलिटी फिक्स हो गई, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये पैसा सी से भी तो लेने का हक वापस आ गया, क्यों, क्योंकि उसने बिल पेमेंट ही नहीं करी, तो इसका मतलब मेरी एंट्री हो जाएगी सी अकाउंट डेबिट टू ई अकाउंट, मतलब ड्रॉई अकाउंट डेबिट। सी क्या है इस एग्जांपल में, एक्सेप्टर है, एक्सेप्टेबल मतलब ड्रॉई, ठीक है, ड्रॉई क्या होता है, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू पेई अकाउंट, एंट्री क्या होगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू पेई अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री होगी, है ना। सिमिलरली आप समझो कि बैंक डिस्काउंट, है ना, अगर बैंक ने डिस्काउंट कर दिया था, तो अब समझो बैंक तो क्या करेगा, बैंक से अगर मैंने डिस्काउंट कराया था, तो बैंक ने मुझे उसी समय पैसे दे दिए थे, और बैंक ने बोला था, ये क्या माना था बैंक ने, ये 3 महीने का लोन माना था। अब मान लो 3 महीने के बाद अगर सी पैसा नहीं देता, तो बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेगा, है ना, मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेगा, क्यों, क्योंकि भाई उसे तो पेमेंट करनी, मतलब उसे तो वो पैसा मिल जाएगा ना। बैंक क्या करेगा, अगर मान लो बैंक को सी ने पैसा देना था, लेकिन अगर सी पैसा नहीं दे पाता, तो वो ऑब्वियस ही बात है वो बी से पैसा ले लेगा, तो एंट्री क्या होगी, बी के यहां से बैंक कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बैंक ने क्या किया होगा, बैंक ने ऑब्वियस ही बात है, ये जो पैसा है बैंक ने ऑब्वियस ही बात है क्या किया होगा, बैंक ने अपना पैसा मतलब बी के अकाउंट में से बैंक ने पैसा निकाल लिया होगा, तो ऑब्वियस ही बात है बी का अकाउंट क्या हुआ, बी के बैंक अकाउंट में से बैलेंस कम हुआ, तो क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि बैंक अकाउंट क्या होगा, फिर क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि मेरे बैंक से पैसा निकाल लिया बैंक ने। ऑब्वियस ही बात है अगर सी पेमेंट नहीं कर पाता, तो मेरा बैंक, बी का बैंक, ऑब्वियस ही बात है जिसने उसे बिल डिस्काउंट कर दिया था, वो ऑब्वियस ही बात है वो बी से पैसा ले लेगा, तो बी का बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन यही पैसा मुझे राइट आ जाता है सी से लेने का, तो एंट्री होगी सी अकाउंट डेबिट जो ओरिजिनल ड्रॉअर था, तो सी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री हुई, ठीक है।
अब आप मान लो ये आपने अगर खुद ही रखा था, तो खुद ही रखा था तो ऑब्वियस सी बात है आपके बुक्स में क्या आ रहा था, बिल्स रिसीवेबल आ रहा था। अब वो बिल्स रिसीवेबल खत्म हो जाएगा और अब आपको सी से वो पैसा लेना है, तो एंट्री हो जाएगी सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, बड़ी सिंपल एंट्री। मतलब अगर पेई को ट्रांसफर कर दिया था तो अब पेई आपकी वापस लाइबिलिटी बन जाएगी, तो एंट्री होगी और उस जो जिसने बिल मतलब बिल का जो ड्रॉई था, ठीक है, उसकी अब वो आपका एसेट बन जाएगा। पेई आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, ड्रॉई आपका एसेट बन जाएगा। तो एंट्री होगी डेबिट ऑल दी एसेट। एसेट हमेशा डेबिट होता है और जो लाइबिलिटी होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है। तो मैंने बोला ड्रॉई को आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे और पेई को आप ना क्रेडिट कर दोगे। ये एंट्री हुई। ठीक है, सिमिलरली आप समझो बैंक डिस्काउंट किया तो एंट्री क्या होगी, सी आपका एसेट बन गया और आपके बैंक से पेमेंट हो रही होगी, तो सी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अगर मान लो मैंने खुद अपने पास ही रखा था, ये जो बिल्स रिसीवेबल था मैंने खुद ही अपने पास ही रखा हुआ था, तो मेरा बिल्स रिसीवेबल खत्म हो गया और सी से मुझे वो पैसा लेने का अधिकार आ गया, मतलब एसेट बन चुका है मेरा। तो सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये मेरी एंट्रीज हुई। फिर आप समझो नोट इन चार्जेस का क्या कॉन्सेप्ट है। नोट इन चार्जेस क्या होता है, नोट इन चार्जेस क्या होता है, जब मेरा बिल डिसऑनर होता है ना, बिल डिसऑनर होता है ना, तो एक नोटरी नाम का एक पर्सन होता है, वो क्या लेता है, नोट इन चार्जेस ले लेता है। जो बंदा बिल ऑनर कराने ले जाता है ना, तो वो नोटरी चार्जेस ले लेता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, लेट सपोज है ना, मान लो 1000 रुपए का बिल था। ठीक है, अब मान लो 10 रुपए उसमें जब मैंने ऑनर कराने लेके गया ना, जब वो बिल डिसऑनर हुआ ना, तो वो नोटरी चार्जेस उसने मेरे से ले लिए। तो लेट सपोज 1000 रुपए का बिल था, है ना, वो 10 रुपए उसने मेरे से नोटरी चार्जेस ले लिए। तो अब एक से बताओ ये नोटरी चार्जेस क्यों लगे। ये नोटरी चार्जेस इसलिए लगे कि सी पेमेंट नहीं कर पाया और उस वजह से बिल डिसऑनर हो गया। मतलब सी पेमेंट नहीं कर पाया, उस वजह से बिल मेरा डिसऑनर हो गया, ऑब्वियस सी बात है। और इस वजह से क्या लगा मेरा, नोटरी चार्जेस। नोटरी चार्जेस कब लगते हैं, जब जो बिल होता है ना वो डिसऑनर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नोटरी चार्जेस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि सी अपने टाइम पे कमिटमेंट पूरी कर नहीं पाया। तो सी अगर कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं कर पाता है और उसकी वजह से नोटरी चार्जेस लगते हैं, चाहे वो किसी के भी लगे, तो इसका मतलब वो पैसा किससे लेना बनता है, वो सीधा सी से लेना बनता है। ठीक है, अगर मान लो एग्जाम्पल में अगर 1000 रुपए का बिल था और 10 रुपए के नोटरी चार्जेस लग जाते हैं, तो 1010 रुपए लेना बनता है सी से, क्योंकि वो 10 रुपए इस वजह से लगे है क्योंकि वो सी ने पेमेंट नहीं करी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, ठीक, अगर मान लो अगर मैंने अब देखो, अगर नोटरी चार्जेस का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नोटरी चार्जेस का अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, ठीक है, तो अगर मान लो वो पेई को मैंने बिल ट्रांसफर कर दिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, पेई को मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब वो नोटरी चार्जेस ऑब्वियस सी बात है, चेक ऑनर कराने कौन लेके गया होगा, पेई, मतलब बिल कौन लेके गया होगा, पेई। अब पेई के सामने डिसऑनर हो गया तो पेई ने ऑब्वियस सी बात है नोटरी चार्जेस पे किए होंगे। तो अब आप समझो, ठीक है, अब पेई वो जो पेई 1000 रुपए प्लस 10 रुपए दोनों मांगेगा किससे, बी से, है ना। मतलब ए था हमारे एग्जांपल में पी, तो ए क्या करेगा, 1000 रुपए प्लस 10 रुपए दोनों मांगेगा किससे, बी से मांगेगा। तो बी क्या, अब देखो बी के बुक्स में क्या एंट्री होगी, बी के बुक्स में एंट्री होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट। ठीक है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि वो अब ये 1010 रुपए क्या करेगा। अब देखो एग्जांपल क्या था, ठीक, अब देखो ए था जिसने बिल ऑनर कराया, मतलब इसके साथ में बिल डिसऑनर हुआ ना, तो 1000 रुपए इसके वो हो गए नॉर्मल चार्जेस और 10 रुपए क्या हुए, है ना, जो नोटरी चार्जेस हुए। तो ये 8010 रुपए किससे मांगेगा, बी से मांगेगा। तो बी के बुक्स में क्या एंट्री हुई, बी के बुक्स में जो पेई था तो उसे क्रेडिट कर दिया, कितने से क्रेडिट करोगे आप, 1000 रुपए प्लस 10 रुपए। अब सिमिलरली बी क्या बोलेगा, ये 1000 रुपए तो मुझे सी से पैसे लेने थे और 10 रुपए इसलिए लेने पड़ेंगे क्योंकि उसने अपने टाइम पे कमिटमेंट पूरी नहीं करी। तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू पेई अकाउंट 1010 रुपए से, ना कि सिर्फ 1000 रुपए से। एंट्री इतने से होगी 1010 रुपीज से, क्योंकि ये नोटरी चार्जेस इस वजह से लगे क्योंकि सीड ने कमिटमेंट पूरी नहीं करी। तो एंट्री होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू पेई अकाउंट। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो बैंक के नोटरी चार्जेस लगते हैं, ठीक है, अगर मान लो बैंक के नोटरी चार्जेस लगते हैं तो बैंक क्या करेगा, बैंक बी के अकाउंट से वो माइनस कर देगा। तो बैंक के अगर मान लो 8010 रुपए लगे तो बैंक तो क्या करेगा, बैंक बी से पूरे 8010 रुपए लेगा। तो मेरा जो बैंक हुआ होगा, जो मेरा बैंक क्रेडिट हुआ होगा, वो तो पूरे 8010 से क्रेडिट हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है, अब ये 8010 रुपए मुझे इससे लेने ड्रॉई से, तो मैंने ड्रॉई कौन हुआ, मतलब हमारे एग्जाम्पल में सी के ड्रॉई है, तो सी से मुझे ये पैसा लेना है, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अगर मान लो ये खर्चा मेरा खुद का लगा, अगर ये 10 रुपए मेरे खुद के लगे तो क्या हुआ होगा एंट्री। तो मैंने बोला ड्रॉई से अब मुझे इतने रुपए लेने, 1000 रुपए प्लस 10 रुपए। अब ये 10 रुपए क्या हुआ होगा, मेरे बैंक से गए होंगे। अगर आप देख सकते हो
तो ये जो 10 रुपये हुए होंगे ना, ये 10 रुपये जो नोटरी चार्जेस है ना, ये मेरे बैंक में से गए होंगे। क्यों? क्योंकि 10 रुपये की मुझे पेमेंट करनी पड़ी होगी। और सिमिलरली और जो मेरा बिल्स रिसीवेबल था वो 1000 रुपये का, तो मतलब मेरी एंट्री क्या हुई होगी? बैंक चार्जेस जो मेरा नोटरी चार्जेस है वो ऑब्वियस सी बात है 10 रुपये जो मैंने करी होगी वो पेमेंट आ रही होगी मेरे बुक में, तो मेरी एंट्री हुई होगी। अब मुझे ड्रॉई से इतना पैसा लेना है 8000 और 10 रुपये और 2 बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों? क्योंकि मेरा 10 रुपये नोटरी चार्जेस है और 2 बिल्स रिसीवेबल। अब मेरा बिल्स रिसीवेबल खत्म हो चुका है, तो ये मेरी एंट्रीज है जो आपको समझना है, ठीक है। सिमिलरली अब आप समझो, अब आप एंट्री समझ रहे हो। अभी तक जो आपने एंट्रीज सीखी वो कौन सी किसकी बुक्स में सीखी? आपने एंट्रीज सीखी बी की बुक्स में, ठीक है। मतलब बी कौन था? ड्रॉअर था। ड्रॉअर मतलब जिसने माल बेचा था, सी को माल बेचा था, ये कॉन्सेप्ट था। अब आप समझो, अगर एंट्रीज आपको पूछे कोई बंदा सी के बुक्स में क्या एंट्री होती है, तो सी के बुक्स में देखो पहले तो क्या एंट्री होती है। सी के बुक्स में हमने सबसे पहले एंट्री क्या सीखी थी? सी के बुक्स में सबसे पहले तो एक परचेज की एंट्री हुई थी, तो परचेज अकाउंट है। सी के बुक्स में क्या एंट्री हुई थी? सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, क्योंकि परचेजेस थी इसकी। और सी ने जब बिल्स इशू किया था तो उसने बोला था बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है। अब मान लो अब अपन मैच्योरिटी पे आते हैं, ठीक है। अब अपन मैच्योरिटी पे आते हैं और मैच्योरिटी पे अगर मान लो ये बिल पेबल ऑनर हो जाता है, मतलब मैं इसकी पेमेंट कर देता हूं, तो मेरे यहाँ पे क्या एंट्री होगी? मैंने बोला बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मैंने पेमेंट कर दी इस बिल पेबल की, ठीक है। अगर मान लो सिमिलरली अगर ये डिसऑनर हो जाता है, अगर ये डिसऑनर हो जाता है तो मेरी एंट्री क्या होगी, है ना? तो मेरी एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। नोट इन चार्जेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। नोट इन चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब मैंने आपको समझाया था नोट इन चार्जेस किसका खर्चा माना जाएगा? अल्टीमेटली वो माना जाएगा ड्रॉई का खर्चा। ड्रॉई क्या है? सी। तो मतलब सी के बुक्स में वो खर्चा है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो गया। अब उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? किसे पैसे देगा? ये हमेशा ड्रॉई को पैसे देगा। अब क्यों? क्योंकि भले ही एंडोर्स जो वो हुआ था, वो भले ही मान लो ए को एंडोर्स हुआ था, ठीक है। मान लो वो देखो सी ने बी को बिल दिया और बी ने ए को दे दिया था, लेकिन अब जब बिल डिसऑनर के बाद जो पैसा मिलता है ना, वो हमेशा बी को ही मिलेगा। क्योंकि बी ने अपनी बुक्स में ए को लाइबिलिटी खड़ी कर दी ऑलरेडी, तो मतलब सी कभी भी डायरेक्टली पेमेंट अब ए को नहीं करेगा बिल डिसऑनर होने के बाद। तो सी हमेशा पेमेंट किसे करेगा? हमेशा किसे पेमेंट करेगा? बी को पेमेंट करेगा। तो ये ड्रॉई नहीं, ये ड्रॉअर होना चाहिए, ठीक है। टू ड्रॉअर अकाउंट, ये ड्रॉअर है, ठीक है। तो है ना, मैंने बोला एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोट इन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज है जो आपको समझ जानी है। अब हम चलेंगे, अब हम हमारा बस एक कॉन्सेप्ट इसमें क्या रह रहा है? रिन्यूअल ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। मान लो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट है कि मान लो मैंने 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था, ठीक है। 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था। अब मान लो 3 महीने बाद मैं बोलता हूं कि मुझे प्लीज 2 महीने का और टाइम दे दो ना, 2 महीने का और टाइम दे दो। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पुराना बिल ऑफ एक्सचेंज है वो पहले कैंसिल होगा और फिर नया बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा, ठीक है। मतलब पुराना कैंसिल होगा और नया बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर पुराना कैंसिल होना है, अगर मान लो बिल्स रिसीवेबल था मेरे, मतलब मैं बी हूं, ठीक है। अगर मैं बी की बुक्स में बात करता हूं तो मैंने बोला पुराने वाला बिल्स रिसीवेबल कैंसिल होगा, तो एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल मेरा एसेट था, एसेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। तो अगर मुझे वो रिवर्स करना है तो मैंने बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करना है और अब सी को डेबिट करना है, ठीक है। अब मान लो मैंने वो वापस से बिल्स रिसीवेबल कर दिया, तो वो क्या एंट्री होगी? मैंने बोला वापस से बिल्स रिसीवेबल बन गया, टू सी बन गया। अब ये अभी आपको एंट्री नहीं समझ आई होगी, लेकिन जब हम इलस्ट्रेशन करेंगे ना तो 2 मिनट में आपको क्लिक हो जाएगी एंट्री। तो बस यही जनरल एंट्रीज है जो आपको समझना है। बस एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे बिल की मैच्योरिटी मान लो 3 महीने होती है ना, तो वो 3 महीने प्लस 3 डेज और मिलते हैं फॉर ग्रेस पीरियड। मतलब अगर मान लो 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ था तो वो जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च प्लस 3 दिन, मतलब 3 दिन और मिलते हैं पेमेंट करने को। तो 3 मंथ्स प्लस 3 डेज का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब टोटल पीरियड जो होता है ना वो 3 महीने नहीं होता, 3 महीने प्लस 3 दिन और मिलते हैं फॉर पेमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टोटल कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में समझा दिया। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट वीडियो से इलस्ट्रेशन और उससे अपने कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज होते जाएंगे, है ना।